हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बछेंद्री पाल कैंप 3 तक पहुंची हैं और वहां पर उनके साथ हादसा हो जाता है। लहोत्से पहाड़ी से एक बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है जो उनके तंबू को नष्ट कर देता है और लेखिका को उसमें काफ़ी चोट लग जाती है, लेकिन वह सुरक्षित रहती हैं। आगे वर्णन हम पढ़ेंगे साउथ पोल का। लेखिका आगे कहती हैं कि साउथ पोल जाने से पहले जब उनके नेता कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा क्या तुम वापस जाना चाहोगी, तो लेखिका ने मना कर दिया कि नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहूंगी, मैं आगे की चढ़ाई चढ़ूंगी। आगे लेखिका कहती हैं कि जैसे ही वो साउथ पोल कैंप पहुंची, उन्होंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई चढ़नी थी। लेखिका कहती हैं कि जो उनके साथी थे वो काफ़ी पीछे थे, तो वो थोड़ा सा चिंतित थी कि यदि वो इसी प्रकार चढ़ेंगे तो फिर बहुत अधिक समय लग सकता है। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, और जब पहाड़ों पर ऑक्सीजन लेकर चलते हैं चढ़ाई करने में आसानी होती है, परंतु बिना ऑक्सीजन के चलने में पूरा श्रम लगता है। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। लेखिका कहती है कि वो पहले पहुंच गई थी, उन्होंने सोचा क्यों न की जय मीनू की मदद की जाए, तो वो वापस नीचे उतरती हैं। वो कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने तंबू के बाहर कदम रखा, उनकी मुलाकात मीनू से हो गई क्योंकि मीनू आ चुकी थी और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय स्नेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कर्तव्यपूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। लेकिन लेखिका कहती हैं कि उनको की से भी मिलना था, तो थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर उन्होंने की को देखा और की लेखिका को देखकर बहुत ही हक्का बक्का रह गया। वह की ने लेखिका को कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? वही मैं आने ही वाला था, तुम्हें वापस नीचे आने की कहाँ जरूरत थी? तब लेखिका कहती हैं कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में मैं आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने जूस और चाय से प्यास बुझाई, परंतु उसने लेखिका को अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले दिन का वर्णन है। लेखिका कहती हैं कि वो सुबह 4 बजे उठ गई थी। उन्होंने बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद लगभग 5 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि वह बीमार पड़ जाएगा। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। या तो वो चोटी पर जाएगा और उसी दिन वापस आ जाएगा, अन्यथा वो इस दौड़ से बाहर हो जाएगा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन और बहुत ही मेहनत वाला काम था, लेकिन यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण यानी पहाड़ पर चढ़ने की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। लेखिका कहती हैं कि वह अंगदोरजी के साथ ही चढ़ाई पर निकल गई। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं अर्थात लेखिका साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर वो होता है जो चढ़ाई पर चढ़ते समय पहना जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, ठंड नहीं लगती है।
जो उसकी चढ़ने की आवश्यक सामग्री होती है। लेखिका कहती है कि हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई शुरू की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेखिका कहती है कि जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादर बिछी हो। लेखिका कहती है कि बर्फ काटने के लिए उन्हें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुई बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर रखा। वो कह रही थी कि इतने भयंकर रूप से बर्फ जमी हुई थी कि उसके ऊपर फावड़े भी बहुत मुश्किल से चल रहे थे। लेखिका कहती हैं कि 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और लेखिका से पूछा, क्या वो थक गई हैं? तो लेखिका ने मना किया, नहीं। ये सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए और साथ में आश्चर्यचकित भी हुए। उन्होंने कहा कि इससे पहले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर कैंप पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास आया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी और अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, जिससे कि अंगदौर जी और मुझे चलने में कोई भी परेशानी ना हो। लाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। लेखिका कहती हैं कि जब लाटू ने देखा कि मैं कम ऑक्सीजन लेकर चढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उन्होंने मेरे रेगुलेटर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, लेखिका को चढ़ने में आसानी होने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। उन्होंने बहुत बार उनको देखने से लग रहा था कि अब कोई चढ़ाई नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता था। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। लेखिका कहती है कि मेरी सांसें मानो रुक गई थी। तब उनके मन में विचार आया कि सफलता अब हमारे नजदीक है। आगे लेखिका कहती हैं, 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। लेखिका कहती हैं कि एवरेस्ट की जो चोटी थी उस पर जगह नहीं थी। शंकु की उसकी आकृति थी, उस पर 2 जने खड़े नहीं हो सकते थे। तब हजारों मीटर सीधी ढलान को देखते हुए उनके सामने प्रश्न सुरक्षा का भी था कि यदि गिर गए तो बच पाना आसान नहीं होगा। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथा के ताज का चुम्बन किया। सागर माथा अर्थात एवरेस्ट की चोटी। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। लेखिका कहती हैं कि जब वो उसके एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई तब उन्होंने अपना माथा टेका और साथ में जो हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र लेकर आई थी वो उन्होंने वहां पर बर्फ में दबा दिया। लेखिका आगे कहती हैं कि जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर के भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब तक मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा,
मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। यानी कर्नल कुल्लर बहुत प्रसन्न थे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी, और उन्होंने उन्हें कहा कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें अलग ही संसार देखने को मिलेगा। इसी के साथ बच्चों अपना पाठ समाप्त होता है, और यदि आपको पाठ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।